तो कॉम्प्लेक्स केस एक डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल केस था। आई वॉज इन फिनलैंड, नोकिया में काम करता था मैं, और ये वो दिन थे जब नोकिया ढलान पे था। लेकिन जो लोग नहीं जानते हो कि आपकी जनरेशन पता नहीं नोकिया फ़ोन कितना यूज़ किया। सर हमने तो करे हैं। नोकिया का वर्ल्ड में 80% मार्केट था, 80%, मतलब नोकिया के अलावा दूसरा फ़ोन बिकता नहीं था, हालत ये थी। और ग्लोबल कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा। और यूरोप में तो ऑलमोस्ट 95%, मतलब दूसरी कंपनी घुस नहीं पा रही थी। सैमसंग और ये सब तो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं उस समय सैमसंग में भी काम, मेरी स्टार्टिंग ही सैमसंग से हुई है। लेकिन नोकिया वॉज लाइक दैट लीडर, और एक ड्रीम था। तो हम नोकिया में जब काम किया और गए वहाँ पर फिनलैंड, और नोकिया स्मार्टफोन बन रहा था उसमें, N95 N96 स्मार्टफोन। तो मैं एक वो ऐसे नीचे से घूम जाता था, वो स्लाइड होने वाला था N96 फ़ोन का जो मीडिया कंपोनेंट है वो मैं डिज़ाइन करता था। बढ़िया सीरीज थी सर वो वैसे। बढ़िया थी ना। तो वो एक फ़ोन था जिसमें फ्यूचरिस्टिक फीचर्स थे कि 8 मेगापिक्सल कैमरा होगा और वाईफाई भी है और सब कुछ। तो मुझे एक कॉल आया पेरिस पुलिस से कि एक केस है, उसमें किसी फर्मवेयर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो मैं गया, वो मुझे लेकर एक सिटी में गए, रैन करके एक सिटी है, और वहाँ पर उन्होंने मेरे से वो विक्टिम से बात कराई। विक्टिम ने कहा कि साहब मुझे एक कॉल आया और किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में, तो 1 घंटा है, इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर बाद कॉल आया कि तुम रिग्रेट करोगे ज़िंदगी भर, देखो पैसा डाल दो वरना उसको मार देंगे। दीज वर द टाइम्स, नॉट एवरीबडी यूज्ड टू हैव द फोन्स। हर किसी का फ़ोन नहीं था, वो चेक नहीं कर पा रहे थे कि बेटी है। उसने कहा कि निगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, मुझे कुछ वक्त दे तो मैं कर दूँगी ट्रांसफ़र, डोंट वरी। तो बोले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अभी तुम अपने बेडरूम में जहाँ हो ना, तुम्हारे पीछे एक पेंटिंग टंगी है, उसकी कीमत $5,000 है। तो जो इतनी बड़ी महंगी पेंटिंग अपने बेडरूम में टांगता है, उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे मुझे पता है। वो घबरा गई कि बंदा देख रहा है, वो भाग के अपने ड्राइंग रूम में आ गई। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है। कह रहा अभी तुम जहाँ अपने ड्राइंग रूम में हो ना, तुम्हारे राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है ना, अरे भाई साहब, उसकी कीमत इतनी है। अब ये उसको काटो तो खून नहीं, लैपटॉप खोला, इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसकी बेटी भी आ गई सक्षल, वो किडनैप नहीं हुई थी। अब इसने पुलिस में कंप्लेन की कि मेरे संग ये हुआ क्या, ये इल्यूजन क्रिएट कैसे हुआ, क्योंकि कैसे वो देख पा रहा था। तो पुलिस ने सारा घर ढूंढ मारा, कोई CCTV नहीं, कुछ नहीं मिला। सो दे जीरो डाउन देयर इन्वेस्टिगेशन ऑन फ़ोन कि इसमें कुछ गड़बड़ होगी। तो फिर फ़ोन स्कैन किया तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो दे थॉट कि यार इसका जो मैन्युफैक्चरर है उस कंपनी से किसी को बुला लेते हैं, वो देख के बता देगा, कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो। तो मैं गया था, मैंने भी पूरा फ़ोन स्कैन किया तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा यार फ़ोन तो क्लीन है। तो वापस आ रहा था, तो जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने देखा कि एक बच्चा ऐसा ही वही N सीरीज़ फ़ोन लेके कुछ खेल रहा है, गेम खेल रहा है। तो उसको बुलाया, क्या कर रहा हो, और वो ऐसे दीवार के सहारे फ़ोन लेके चल रहा था ऐसे। तो बुलाया उसको, उसने कहा साहब एक गेम खेल रहा है ट्रू फाइटर करके। मैंने कहा दिखाओ कैसे काम करता है। बोले इसको लॉन्च करो तो कैमरा ऑन हो जाता है, और दीवार के सहारे ले जाओ तो उसमें ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट दिखते हैं, उनको आप कैप्चर करो तो पॉइंट्स मिलते हैं। इट वॉज समथिंग सिमिलर टू पोकेमॉन गो, बट इट इज़ वे बिफोर। पोकेमॉन गो आई थिंक 2016 में आया है, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार इसका मतलब कैमरा तो ऑन रहता है इस गेम में। तो मैंने आयो को फ़ोन लगाया, मैंने कहा देखो यार ये लेडी के फ़ोन में ये गेम है क्या ट्रू फाइटर। बोले हाँ है। तो मैंने कहा मैं फिर आ रहा हूँ। मैंने फ़्लाइट कैंसिल की, वापस गया, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले उसमें से रिवर्स इंजीनियरिंग किया उस गेम को कि ये गेम करता क्या है। तो पता पड़ा इस गेम से करीब 150 पिक्चर्स एक सर्वर पर अपलोड हुई हैं रोमानिया के, उसके घर की। अच्छा, ये गेम उसके बेटा खेलता था उसका। तो समझ में आ गया कि उसके घर की हर दीवार की पिक्चर क्रिमिनल के पास थी। पर क्रिमिनल को ये कैसे पता पड़ता था कि ये बेडरूम में है, ड्राइंग रूम में है, बालकनी में है, वॉशरूम में है। क्योंकि आज आफ्टर 15 ईयर्स ऑलमोस्ट विद ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ ये पता करना बहुत मुश्किल है कि आप कमरे के उस कोने में बैठे हो, यहाँ बैठे हो या बाहर बैठे हो। अनलेस एंड अनटिल कोई CCTV ना हो जो है। बिना CCTV के, CCTV तो था नहीं वहाँ, सिर्फ फ़ोन से आप कैसे पता करोगे, क्योंकि GPS लोकेशन तो पूरे घर की एक ही है। सही बात है, GPS नहीं बदलता। अब ये पता करना है कि किस कोने में है, किस बेडरूम में, कैसे, सोचो कैसे किया। सही तो बहुत टफ है, मतलब सही बात है। वो उसके पास अगर फोटोज भी या है, तो चलो कैमरा लाइव फुटेज ले रहा था, उसे थोड़ा दिख रहा लाइव हो ही नहीं सकता था। यदि आपको याद हो, पता आपकी एज के हिसाब से कि 3G में ना आपका यदि कॉल होगी ना तो डेटा बंद हो जाता था। वो एक ही चैनल 2011 में तो सर मतलब
मैं तो बाहर की बात करूँगा 3G था, लेकिन इट कुड सर्वाइव ओनली वन चैनल। अभी हो गया कि दोनों चैनल सर्वाइव हो जाते हैं। तो वो लाइव कैसे ट्रैक कर रहा है ये तो लाइव नहीं हो सकता था, तो कैसे करता था? यदि आप बता दोगे तो आपके लिए गिफ्ट है। सर वो गिफ्ट हम हार चुके हैं। हम हार चुके हैं क्योंकि आपकी देखो फ्लाइट है। तो सस्पेंस जल्दी तोड़ा जाए। लेकिन तगड़ी आज चीज आप है। किसी के घर जाते हो तो सबसे पहले क्या मांगते हो? सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड। वाईफाई। यदि आपका वाईफाई राउटर वहाँ लगा है और मैं वाईफाई की रेंज के पास में जा रहा हूँ तो सिग्नल लेवल बढ़ता है, यदि मैं उससे दूर जा रहा हूँ तो सिग्नल लेवल कम होता है। हर कमरे में सिग्नल लेवल अलग होता है। तो जब वो पिक्चर्स कैप्चर हुई उस गेम के थ्रू, वो पिक्चर के संग संग उस दीवार का वाईफाई सिग्नल लेवल भी गया उसके पास। अच्छा, अब जब करंट वो बात कर रहा था तो उसको करंट वाईफाई सिग्नल लेवल आ रहा था, तो उसको पता पड़ता था कि अभी किस जगह पर होगा। एक टेंटेटिव आइडिया तो लगा ही जाएगा ना। एंड लिटिल कॉन्फिडेंस खेल हो जाता है। सोचो आज से 15 साल पहले क्रिमिनल ये यूज़ कर रहा था, और आज तो आपके पास AI है। आज तो वो तहलका मचा रहा है। और फिर हम सोचते हैं कि नॉर्मल पुलिस वाला क्राइम सॉल्व कर दे, नहीं कर सकता। सर AI का यूज होके क्या क्राइम हो रहा है? कुछ हो रहा है अभी? क्या हो रहा जो इन्होंने बोला था डीप फेक, तो फेक डिजिटल अरेस्ट भी हो रहा है। है? वॉइस सिमिलैरिटी करके किडनैप क्लोन वॉइस हो रहा है, किडनैपिंग, आपके बच्चे की आवाज़ में फ़ोन आ जाएगा कि रेप के केस में पकड़ गया, इसको कूट रहे हैं। सर आपने ऐसे कोई केस करे हाँ सॉल्व करे? वर्कआउट किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, उसमें थोड़ा ड्रामा ऐड करके। फिर लोग ड्रामे में तो असली मजा है। ड्रामे में मजा आया यार। सच तो ऐसे एक लाइन में बताया जा सकता है, सही बात है। पर इंटरेस्ट होना आएगा फिर। तो एक कंपनी थी साउथ की, उसका केस हुआ। उनके अकाउंटेंट शाम को 6 बजे ऑफिस से निकल रहा था, उसको एक ईमेल आती है अपने CFO की ईमेल आईडी से कि आधे घंटे में एक वेब मीटिंग है, ज्वाइन करो। अच्छा, ये निकल रहा था, इसकी कुछ सालगिरह वगैरह थी, तो वो उसने टैक्सी से ज्वाइन कर लिया, मोबाइल से वेब मीटिंग। तो उसमें CEO ने ज्वाइन किया, CFO ने ज्वाइन किया, और एक कोई सीनियर VP ने ज्वाइन किया, और अकाउंटेंट भी था। चारों ने डिस्कशन किया। मोनली ये तो साइलेंट ही था, वही लोग डिस्कस कर रहे थे, और कंक्लूड किया कि ये कंपनी है, उसको ये 2 मिलियन का पेमेंट रिलीज़ करना है तो कर दो। तो अभी आपको नेक्स्ट मेल में अकाउंट डिटेल आ जाएंगे, आप रिलीज़ कर दो। तो आ गई नेक्स्ट मेल में अकाउंट डिटेल आ गया, इसने इनिशिएट कर दिया, वो ट्रांसफ़र हो गया। ये चीज़ हफ्ते में एक बार और हुई। हफ्ते 10 दिन के बाद CFO ने जब बैलेंस शीट चेक की तो देखा कि कुछ पैसा बाहर गया। उसने कहा भाई ये कहाँ भेज दिया? बोले सर आप ही ने कहा था। बोले नहीं मैं तो नहीं कहा। बोले नहीं आपने वीडियो कॉल पे डिसाइड किया आप लोगों ने, फिर ईमेल भेजी, उसके बाद किया। बोले कोई वीडियो कॉल नहीं हुई है। बोले सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे मत बोलो, फंस जाएंगे। उसके बाद वो हीटेड हो गया मामला और इन्होंने FIR कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले तो अकाउंटेंट पे शक था कि ये झूठ बोल रहा है, पर जब वो जो ईमेल आई थी जिसमें अकाउंट डिटेल थी और वेब मीटिंग की रिक्वेस्ट थी, उसके हेडर चेक किए गए कि स्पूफ ईमेल तो नहीं है, क्योंकि मैं आपके ईमेल से किसी को भी ईमेल भेज सकता हूँ, ये पॉसिबल है यदि आपका सर्वर जो है ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है, जो कि नहीं होता मेजॉरिटी लोगों का। तो ये लर्निंग है, जितनी कंपनीज़ हैं वो अपने ईमेल सर्वर को सबसे पहले डीमार्क कंप्लाइंट करवा लें, वरना क्रिमिनल सबसे पहले तो उन्हीं की ईमेल से CEO की ईमेल CFO को आती है और वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है वो। फिर होता है कॉल स्पूफिंग, मैं आप ही के नंबर से किसी को कॉल कर सकता हूँ। ये बहुत कॉमन अटैक वेक्टर है। अभी एक भाई साहब तिहाड़ जेल में बंद है विदाउट माय परमिशन, हाँ एक ऐप से। हाँ विदाउट योर परमिशन, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसमें। तो हम कहा थे कि वो स्टोरी पे थे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने ईमेल हेडर देखे कि भाई ये स्पूफ ईमेल तो नहीं है, तो स्पूफ ईमेल नहीं थी, लेजिट उसकी ईमेल आईडी से आ रखी थी CFO की, मतलब लेजिट ईमेल थी। हाँ स्पूफ्ड ईमेल थी, लेजिट मतलब पहले हमें लगा कि हो सकता है मिलता जुलता कोई ईमेल हो, पर मिलता जुलता नहीं था, इट वाज द एक्चुअल ईमेल आईडी, फर्स्ट कॉपी। तो इसका मतलब है कि स्पूफ्ड ही हुआ है, क्योंकि इनका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है। तो चलो एक चीज़ पकड़ी। फिर ये देखा कि ये वेब मीटिंग कॉल यदि हुई है तो उसके कोई एविडेंस मिल जाए, तो वो मिल नहीं रहे थे। इतने में हम लोगों ने वो अच्छा बैंक अकाउंट बाहर के थे, तो वो KYC निकलवाने का प्रोसेस चल पड़ा, उसके लिए सिंगापुर की कंपनी में ट्रांसफ़र हुआ था कुछ। इतने में हम लोगों ने देखा उसका मोबाइल फ़ोन स्कैन करके, तो उसमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप पड़ी हुई थी अकाउंटेंट के, और वो ऐप उसकी वाइफ ने इंस्टॉल की थी उस पर सर्विलेंस करने के लिए, और वो गलती से उस ऐप ने ये वेब कॉल रिकॉर्ड कर ली। उसमें वो सारा दिख गया, जो वो CEO CFO और SVP वगैरह थे, तो उनके फेसेस दिख गए, उनके फेस दिख गए। बट अकाउंटेंट को पता नहीं था इनके फेसेस कैसे दिखते हैं या नहीं वो तो जानते ही था ना, वो तो रियल कॉल ही हो रही थी ऑफ कोर्स। अच्छा हाँ, तो जब हमने वो वीडियो भी देखा तो इन्वेस्टिगेशन में गया तो पता पड़ा ये डीप फेक नहीं है,
ये रियल फेसेस हैं, दीज आर नॉट डीप फेक। तो लगा यार मतलब ये सारे मिलके तो नहीं कर रहे हैं, पैसा बाहर साइफन कर रहे हो। कई लोग होते हैं ना कि फेक केस बनाया जब डाल खुद कॉल पे है फिर खुद फिर कैसे क्यों कह कर रहा है? सकता है? हाँ तो फिर इसने मैं देखा, अच्छा वो डिनाई कर रहे हैं, नहीं हम लोगों ने कॉल ज्वाइन ही नहीं किया, हमने ज्वाइन ही नहीं किया। क्या अच्छा, आवाज़ भी उनकी है, फेस भी उनकी है। फिर हमने वो सीईओ का वीडियो जब बार बार प्ले किया तो उसके पीछे ऐसे घड़ी टंगी थी, जैसे घड़ी टंगी सामने, और उस घड़ी में बजा हुआ था 2:30 बजे, और जबकि ये कॉल रिकॉर्ड हुई थी शाम को 6:30 बजे। अच्छा। तो मैंने कहा ये आपकी घड़ी ख़राब है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर ये 2:30 क्यों बज रहा है पीछे इस वीडियो में, जबकि ये कॉल तो 6:30 बजे शाम को हुई थी। हाँ। तो बोले इसका मतलब है कि जो वीडियो प्ले हो रहा है अंदर, ये 2:30 बजे रिकॉर्ड हुआ है कभी किसी दूसरी वेब कॉल में जो कभी 2:30 बजे मैंने अटेंड की है, और मेरी लिप सिंक यूज करके ऑडियो क्लोन हुआ है, सिर्फ वीडियो क्लोन नहीं हुआ है। ओह शिट। क्योंकि ऑडियो क्लोनिंग आसान है, तो उसकी सिम क्रिमिनल वाज वेरी स्मार्ट। उसने कहा कि जब आप वेब कॉल पे आते हो तो आपकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो ले लिया उसने, फिर ऑडियो क्लोन किया, और वो ऑडियो अब चूंकि उसमें छोटा छोटा दिखता है तो लिप सिंक इतना कैप्चर नहीं करता आदमी। तो लगा कि आप इनके अकाउंट में देखो कि 2:30 बजे इन्होंने कितनी वेब कॉल की। तो पिछले 6 महीने के आउटलुक पे कैलेंडर इवेंट्स इनवाइट्स देखे तो कई सारी कॉल्स 2:30 बजे की निकली। उस 2:30 बजे की कॉल को किस किसने ज्वाइन किया, उन सबके लैपटॉप उठा लिया। तो एक बंदा पकड़ गया जिसने लैपटॉप पे ऑलमोस्ट कई सारी वेब कॉल रिकॉर्ड कर रखी थी। अच्छा। तो वो सबकी वेब कॉल रिकॉर्ड करता था एंड ही प्लान्ड इट स्मार्टली। बहुत तगड़ा। और घर का ही था, कोई घर घर के ही होते हैं भाई, बाहर का कोई नहीं होता। 90% टाइम घर से ही निकलता है कोई। सर आपके किसी केस की बात करते हैं जो बहुत पेचीदा हो, जो बहुत अभी आप डिफिकल्ट यही रहा हो। बता रहे थे कि हेड का पता लगाओ फिर क्या बनी आगे बात, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उस वक्त डेनमार्क में था और मुझे एक कॉल आया एक मिनिस्टर साहब का। उन्होंने कहा कि यार मेरे खिलाफ एक लेटर वायरल हो रहा है और उसमें कई सारे करप्शन के चार्जेस हैं, फेक चार्जेस हैं, पर मेरे ऊपर प्रेशर है कि रिज़ाइन कर दो। तो अभी भी ये पता नहीं पड़ता है कि ये किसके पीछे कौन है, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, तो आई हैव टू रिज़ाइन। तो कुछ हो सकता है तो बताओ। तो मैंने कहा सर मैं तो बाहर हूँ, मैं एक बार सोशल मीडिया एनालिसिस कर लेता हूँ बिकॉज मेरे पास डेटा एक्सेस बहुत ज़्यादा है नहीं। तो मैंने सिर्फ फेसबुक एनालिसिस करना शुरू किया, और कई सारे सेंटिमेंट एनालिसिस टूल आते हैं, तो उनके थ्रू मैंने ये निकाला कि इनके खिलाफ कौन कौन नेगेटिव लिख रहा है। तो देखता गया तो पता पड़ा 1 महीने से बहुत सारे लोग लिख रहे थे। तो मैंने कहा सर ये मामला तो 1 महीने से चल रहा है, बहुत नेगेटिव पोस्ट हैं। हाँ हाँ, पर अभी ये लेटर वायरल हो रहा है। फिर मैंने देखा कि जो लोग वो नेगेटिव लिख रहे थे उसमें बहुत सारे लोग जो लाइक कमेंट कर रहे हैं वो इनकी पार्टी के हैं। तो मैंने कॉल करके मैंने सर आप ही के पार्टी के लोग तो प्रमोट कर रहे हैं। बोले मुझे पता है कॉन्स्पिरेसी, कोई अंदर के याद में ढूंढो कौन है। तो फिर मैंने जो लोग लाइक कमेंट कर रहे थे उनके प्रोफाइल अलग निकाल कर एक एक्सेल फाइल में डंप करने शुरू किया। करता गया तो करीब 527 प्रोफाइल मिले। उसके बाद उन 527 प्रोफाइल पर मैंने लोकेशन एनालिसिस किया। देखो कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है तो किसी जगह से शुरू होती है, रैंडम नहीं हो सकती। आई हैव टू प्लान ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू। मैं कुछ ट्रस्टवर्दी लोग एक जगह बुलाऊंगा, हम लोग बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग उसको ज्वाइन करते हैं। यदि मुझे पता पड़ जाए ना खेल कहाँ से शुरू हुआ तो मैं क्रैक कर दूँगा। तो जब मैं लोकेशन एनालिसिस किया तो 527 में से 145 प्रोफाइल करीब एक ही जगह के निकले, और वो जगह मैं अभी नाम बदल रहा हूँ, गूगल कर लेना आपको केस मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि अभी भी सब जुडिस केस है। 145 प्रोफाइल एक धर्मपुर के निकले मान लीजिए। अब देखा यार खेल तो यहाँ से शुरू हुआ है। तो देखा मिनिस्टर साहब कब गए थे वहाँ पे, तो 1 महीने पहले गए थे। फिर देखा वहाँ कोई नेगेटिविटी हुई हो, कोई असंतुष्ट रहा हो, ऐसा कुछ मिला नहीं, न्यूज़ व्यूज़ में देख लिया। फिर हमने उसमें से लीडर्स निकालने शुरू किए कि 145 में टॉप नॉच लोग कौन हैं, क्योंकि कोई कॉन्स्पिरेसी बड़ा आदमी करेगा, कोई कार्यकर्ता तो करेगा नहीं। तो जितने को कि लाखों में फॉलोअर हैं और पॉपुलर लोग हैं, 17 लोग निकल के आ गए। 17 में मैंने देखा कि ऐसे कितने हैं जो पार्टी में कोई पोजीशन ले चुके हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी रहे हों या एक्स मिनिस्टर्स वगैरह रहे हों। तो ऐसे 3 लोग निकले। 3 लोग मैंने भेज दिए डिटेल एसपी साहब को। मैंने कहा सर आप देख लो इनमें से कोई है। बोले पागल हो गए, इनमें से कैसे कोई हो सकता है, बहुत बड़े नाम, बहुत ही बड़े नाम थे। मैं सर डेटा है कह रहा है, कह रही हो श्योर। मैंने कहा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कई बार बड़े लीडर्स का जो सोशल मीडिया उनके कार्यकर्ता चलाते हैं, तो आप देख लो, थोड़ा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर लेना। तो मैं तो जो कर सकता था मैंने रिपोर्ट दे दिया। अच्छा उनके ऊपर बहुत दबाव था, बहुत प्रेशर था। तो अगले दिन जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पे 22 मिस्ड कॉल। मैंने क्योंकि इंडिया आ गया है 5.5 घंटे, तो कॉल किया मैंने, क्या हुआ साहब? बोले यार फंस गए, तूने मरवा दिया। बोले हमारी कुछ ह्यूमन इंटेल थी, तो उन 3 में से हमने एक पे 0 डाउन किया और उसको अरेस्ट कर लिया। पर जैसे ही अरेस्ट किया तो उसका मोबाइल भी फॉर्मेटेड है और उसका लैपटॉप भी फॉर्मेटेड। हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, हम किस बेस पे उसको इंक्वायरी करें? और वो बड़ा नाम है और बड़ा आदमी है, ऐसे किसी बिना एविडेंस के आप कर लोगे? तो
और बोले तुम्हारी कहानी तो हम कोर्ट में सुनाएंगे नहीं, क्या तुमने बनाया हुआ है। तो मैंने कहा सर यदि उसका लैपटॉप और मोबाइल दोनों ही फॉर्मेटेड है तो इससे दो चीज़ें प्रूफ होती हैं। पहली कि आपके डिपार्टमेंट से किसी ने इनको बता दिया था कि आज अरेस्ट होने वाले हैं। मैंने ऐसे हर घंटे बैठ के मोबाइल तो फॉर्मेट करते नहीं है। अब ये बता करो कि आपके डिपार्टमेंट में किस किस को पता थी ये चीज़। दूसरा, इनका कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा, क्योंकि लैपटॉप क्यों फॉर्मेट है, क्योंकि लैपटॉप से तो आदमी इतना मोबाइल भी नहीं करता सर, फोन मोबाइल भी नहीं करता। मोबाइल चलो आदमी को खबर के अरेस्ट होना है तो कर लो फॉर्मेट, कुछ भी निकल आएगा। और लैपटॉप का मतलब है कुछ प्लानिंग थी। तो बोले क्या करें, मैंने कहा सर मैं आता हूँ वापस, विल डू अ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। तो मैं वापस आया, उन्होंने मुझे प्रॉपर हवाई जहाज़ के थ्रू बुला लिया, तो मैं पहुँच गया वहाँ पर। सबसे पहले मैंने डेटा रिकवरी की। डेटा रिकवर हो जाता है? तो सबसे पहले बता दूं कि डिलीटेड डेटा रिकवर हो जाता है, कोई भी डिवाइस हो। ऐसे मैं 10-12 टूल आपको भेज दूंगा, आप दिखा भी सकते हो। यदि फ्री यूज़ करोगे तो 2 हफ्ते तक का हो जाता है, यदि पेड है तो आप 2-3 महीने सर वो मोबाइल और लैपटॉप का एक्सेस मिलने के लिए आपको हासिल नहीं करनी पड़ी? क्योंकि नहीं, वो तो ये कॉन्फिस्केट कर लिए थे ना, कर लिए थे। वो तो कर लिए थे, वो तो इनके पास था। प्रॉब्लम था कि इनको एविडेंस चाहिए। अभी जब एविडेंस के लिए जा रहे हैं तो इन्हें कुछ निकल नहीं रहा है। अब ये ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता उस मामले को। तो चूंकि हमने डिलीटेड डेटा रिकवर दिया, आप कर भी लोगे ना तब भी उससे कुछ प्रूफ नहीं होता, क्योंकि सामने वाला कह सकता है कि यार मुझे आया था, मैंने डिलीट कर दिया, सबको वायरल हो रहा था तो मुझे भी आया था, पर मैंने थोड़ा ना वायरल किया या मैंने थोड़ा क्रिएट किया। हमें क्या प्रूफ करना है कि इन्होंने क्रिएट किया है और इन्होंने वायरल किया, और विद एविडेंस। कोर्ट में पूरा लॉजिक होना चाहिए। तो इसके बाद हमने ये जिसको इन्होंने अरेस्ट किया था, ये एक्स मिनिस्टर था, इसका CDR एनालिसिस किया। CDR भी अंडरस्टैंड राइट? नहीं। कॉल डेटा रिकॉर्ड, मतलब आपने क्राइम पेट्रोल भी नहीं देखा। रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड पता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं पता था। हमें लगा इतने टेक्निकल आदमी आए हैं, कुछ तो है भी। क्राइम पेट्रोल में इतना यूज होता है कि लोगों को अच्छा। बच्चे को समझा दिया कि CDR क्या होता है। ठीक है। CDR में आपने किससे बात की, कितनी देर बात की, कहाँ खड़े थे आप, क्या बात की वो नहीं, आवाज नहीं, कॉल डेटा, आवाज नहीं, ड्यूरेशन, लोकेशन और किससे बात की, नंबर, ये डेट टाइम सब आ जाता है। तो उसमें आजकल बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि लोग व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा करते हैं, वॉइस कॉल ज़्यादा करते हैं उसमें, लेकिन एक चीज़ मिल जाती है और वो है OTP। और बिना OTP के आजकल कुछ होता नहीं है। तो जब मैंने सिर्फ CDR एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि सुबह 11 बजे उनको एक OTP आया है। जिस दिन ये दोपहर में 3 बजे अरेस्ट हुए, उस दिन सुबह 11 बजे एक OTP आया व्हाट्सएप का। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब है ये है कि 11 बजे से पहले इनको पता था कि आज अरेस्ट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपना फ़ोन फॉर्मेट किया, व्हाट्सएप का बैकअप डिलीट किया, व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल किया, और जब दोबारा इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर किया तो OTP आया। तो यदि 11 बजे OTP आया तो 11 बजे से पहले सब कुछ कर चुके थे। अब 11 बजे से पहले यदि इन्फॉर्म किया तो 10 बजे किया होगा, 9 बजे किया होगा, 8 बजे किया होगा, 7 बजे किया होगा, मतलब 4 घंटे की एक विंडो मिल गई। क्योंकि एक दिन पहले यदि इन्फॉर्म कर दिया होता तो उस समय फॉर्मेट हो जाता फ़ोन। अब ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना कम विंडो मुझे मिलेगी उतना मेरे लिए आसान होगा जीरो डाउन करने में, क्योंकि नहीं तो यदि मैं दिन भर का आपका, अब इसके बाद जो मैं डेटा निकालने वाला हूँ वो है IPDR होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स डिटेल्स रिकॉर्ड। जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में आपके कॉल की डिटेल होती है, वैसे ही IPDR में आपके इंटरनेट पे आप क्या कर रहे हो वो डिटेल होती है। आपने कौन सी वेबसाइट एक्सेस की, फेसबुक चलाया, व्हाट्सएप चलाया, जो भी है, जितने क्लिक मारे इंटरनेट पे जाके सब जो आपका इंटरनेट पे हो रहा है सबका IP का लॉग मिल जाता है। अच्छा, क्या किया डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन लॉग तो मिल गया ना। पर इसके लिए आपको फोन चाहिए या आप? नहीं, वो तो ऑपरेटर देता है। ऑपरेटर, पुलिस सीधे मांगती है ऑपरेटर से वो। लेकिन होता क्या है कि जब हम IPDR एक दिन का मांगे तो 15-20 हज़ार रिकॉर्ड निकल आते हैं एक बंदे के, कि बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर VPN से कर रहे हैं तो भी वो भी हो जाता है? हाँ, तो VPN IP देखिएगा ना उस पर। अच्छा, लेकिन देखिए अब उसका कहानी बता, 2 मिनट होल्ड करने, बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आजकल सारे क्रिमिनल VPN यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम पकड़ रहे हैं ना। लेकिन इससे पहले हम ये खत्म करते हैं कि जब उसका IPDR निकलवाया तो हमने 4 घंटे का निकलवाया, सुबह 7 से 11 का, ताकि कम रिकॉर्ड हो। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको जिसने भी बताया उसने व्हाट्सएप पे बताया, इन्होंने अपना व्हाट्सएप फॉर्मेट कर लिया है, पर जिसने बताया है हो सकता है उसने ना किया हो। सही बात। उसको थे ना पता कि मुझ तक भी पुलिस पहुंच जाएगी। तो इनके 4 घंटे के IPDR में हमने देखा कोई व्हाट्सएप कॉल लगाई इन्होंने क्या, या आई हो या गई हो, ये पता पड़ जाता है। तो 9 से 9:05 पे मैं दिख गया कि इन्होंने 2 व्हाट्सएप कॉल हुई हैं। अब किससे हुई है ये नहीं पता पड़ता, तो ये दिख गया व्हाट्सएप ऑडियो सर्विस यूज़ हुई, ऑडियो पोर्ट दिखता है और IP दिखता है व्हाट्सएप का। अब हमने इनके नेटवर्क के क्लोजेस्ट लोगों के डिटेल निकाले कि इनके नेटवर्क में कौन कौन क्लोजेस्ट है, जिनसे दिन में 4-5 बार बात करते हैं। तो उसमें इनका कुक होगा, वाइफ होगी, सेक्रेटरी होगी, फैमिली होगी, ड्राइवर होगा, बहुत सारे लोग होंगे। ऐसे 12 लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि इनके क्लोजेस्ट।
उन 12 लोगों का सुबह 7 से 11 का आईपीडीआर निकलवाया और देखा क्या उनके किसी के आईपीडीआर में सुबह 9 से 9:05 पे व्हाट्सएप ऑडियो कॉल है। तो एक ही थी वो इनका ड्राइवर था। अच्छा, तो ड्राइवर का फ़ोन उठा लिया। जब ड्राइवर का फ़ोन उठाया तो ड्राइवर के फ़ोन पे सुबह 9 से पहले एक पुलिस वाले की व्हाट्सएप कॉल थी। तो चेन खुल गई। तो ड्राइवर इनका सिर्फ ड्राइवर नहीं था, इनका सोशल मीडिया मैनेजर कम ड्राइवर कम कार्यकर्ता कम मीडिएटर सब। ऑल इन वन था। तो उसको बताया गया कि साहब को बता दो और उसने साहब को बताया। अब ड्राइवर के फ़ोन में हमें बहुत सारे मैसेज मिले कि इसको वायरल कर दो, इसको इसमें वे वाली चार्ज भी डाल दो। वो जो 1 महीने से मिनिस्टर साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो सारे ड्राइवर के फ़ोन में थे। तो पुख्ता सबूत था वो। तो केस वर्कआउट हो गया। तो वैसे देखा जाए ऊपर से तो ऐसा केस है जो सॉल्व भी नहीं हो सकता कि भाई एक लेटर वायरल हो रहा है, आप कैसे ढूंढोगे किसने किया। पर यदि आपको डेटा समझना आता है तो आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाओ। तो ये बड़ा ट्रिकी सा था, लेकिन इससे हमें जो एक सबसे बड़ी लर्निंग जो सवाल लोग पूछते हैं कि क्या व्हाट्सएप कॉल पकड़ लेते कोई, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि क्या क्या निकाल सकते हैं।